हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट व्हाई डिड आई चूज ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा। इन शॉर्ट, देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। So guys, let's start with the first point, that is master's program. जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उन सभी के लिए मैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बता देती हूँ। तो गाइज मेरी 10th और 12th हुई है CBSE से। 10th में मेरे 9.6 CGPA है और 12th में मेरा 70% मार्क्स है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की BSc विच इज़ अ 3 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो मैंने की है उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना से और उसमें मेरे ओवरऑल CGPA है 9.58। तो गाइज अब नेक्स्ट जो मेरा एम था इसी के बाद वो था मास्टर ऑफ डेटा साइंस। और आई डू नॉट वांट टू सेटल फॉर लॉ। मुझे ऐसा नहीं करना था कि यार ठीक है एक कंट्री में घुसने के लिए मैं किसी भी कोर्स में चल जाऊँ, मुझे ऐसा करना ही नहीं था। क्योंकि गाइज BSc में बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है दिन रात जग के। तो आई रियली वॉन्टेड समथिंग दैट आई वॉन्ट। मुझे ये नहीं था कि ठीक है जिसमें मेरा हो रहा है उसमें चली जाओ, उसके बाद कर लियो ये। अब बात करूँ मैं कनाडा की, तो कनाडा डू नॉट एक्सेप्ट 3 year ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपको कनाडा में मास्टर्स करनी है तो जो आपकी बैचलर्स होनी चाहिए वो 4 year की होनी चाहिए। तो अगर मैं कनाडा चूज करती तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक PG डिप्लोमा में एडमिशन लेना पड़ता या किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता और उसके बाद मैं अपनी मास्टर्स करती तो मेरे लग जाते टोटल 3 साल। 1 साल का PG डिप्लोमा और कहीं कहीं तो 2 साल का PG डिप्लोमा भी होता है और फिर उसके बाद 2 साल की मास्टर्स। तो गाइज मुझे जाना था एजुकेशन लोन पे और मैं आप सभी को बता दूं कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज पे लोन नहीं मिलता। मतलब बहुत गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देती हैं। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको तो आप भूल ही जाओ, वो आपको डिप्लोमा पे और सर्टिफिकेट कोर्सेज पे लोन नहीं देंगे। अब मैं बात करूँ कौन देगा, वो देगा HDFC क्रेडेला, इनकी कोई स्कीम है उसमें वो लोग आपको डिप्लोमा के लिए लोन दे देंगे। सो दिस वाज माय फर्स्ट रीजन फॉर नॉट ऑप्टिंग कनाडा एंड ऑप्टिंग ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज एक्सेप्टेबल एंड यू विल गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल। सो गाइज अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे और वो है वीजा चांसेस। जो भी बच्चे लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं उन सभी को पता होगा, या फिर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज को क्यों कहते हैं कि उनका सक्सेस रेट अच्छा है। क्योंकि जो भी सारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है आपकी फाइनेंशियल्स की, आपके एकेडमिक्स की, आपके एक्सपीरियंस की, वो यूनिवर्सिटी करती है, एम्बेसी नहीं करती। तो जो यूनिवर्सिटी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को ही एडमिशन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल RMIT यूनिवर्सिटी है। गाइज इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्रोफाइल फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, आपको यूनिवर्सिटी एंड पे ही पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन नहीं होगा, वहीं पे आपको यूनिवर्सिटी मना कर देगी। अब मैं बात करूँ कनाडा की, तो अगर मान लो आपने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तो भूल ही जाओ क्योंकि 3 साल की अगर ग्रेजुएशन है तो यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करना ही मत, क्योंकि वो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। तो अब आपने कर दिया किसी कॉलेज में अप्लाई, गाइज वो आंख बंद करके आपको ऑफर लेटर पकड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन होती है बाकी डॉक्यूमेंट्स की वो होती है एम्बेसी एंड पे, ठीक है। तो अब मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया में वो हो रही है यूनिवर्सिटी एंड पे। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी से COE मिल गया है ना, तो आप ये लगा के चलो 80 to 90% ये पक्का है कि आपका वीज़ा आएगा। क्योंकि अगर वीज़ा नहीं आना होता तो यूनिवर्सिटी पहले ही मना कर देती और आपको COE ग्रांट होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अश्योरिटी मिल जाती है। और जो ये यूनिवर्सिटी एम्बेसी का काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, दिस हेल्प्स टू टेक डिजर्विंग स्टूडेंट्स और इसीलिए वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कम रिस्क पे होती है इन कंपैरिजन टू कनाडा। क्योंकि कनाडा में तो कुछ नहीं पता वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एम्बेसी ही सब कुछ चेक कर रही है। अब आप मुझे बोलोगे कि जो ये बच्चे बैन हुए हैं, ठीक है, जिनको डिपोर्ट किया है, वो भी तो एम्बेसी ने की, इवन दो दे वर फ्रॉम लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़। तो गाइज एक बात बताओ, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पकड़ लिए
तो कोई भी कंट्री, वो चाहे कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा आने में। क्या बना कि लेवल 1 ने COE ग्रांट कर दी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के, पर वहाँ पे एम्बेसी ने क्रॉस चेक कर लिया और वो डॉक्यूमेंट्स फेक निकले तो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया। तो अगर ये सेम चीज़ कनाडा में भी होती तो भी बच्चे डिपोर्ट होते, या फिर बच्चे बैन होते, या फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट होता। अब एक पॉइंट और ऐड करूँगी यहाँ पर, और वो ये है कि कनाडा में जो रिजेक्शंस आते हैं बच्चों के, वो रिजेक्शन आते हैं वन लाइनर के, कि वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट यू विल गेट बैक टू योर कंट्री। गाइज, इतने अच्छी प्रोफाइल के बच्चे हैं कनाडा में जिन्होंने अप्लाई किया है, लाइक लिटरली 70% मार्क्स अबव वाले, और IELTS स्कोर जिनका 7 अबव रहा है, उनके भी इन्होंने आंख बंद कर करके वीज़ा रिजेक्ट किए हैं, और वो भी एक वन लाइनर का आंसर देके। ऑस्ट्रेलिया में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जेन्युइन हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू आर क्लियरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो गाइज आपका वीज़ा आएगा। और अगर नहीं आया तो उसके पीछे का जो रीज़न है गाइज, वो 2 से 3 पेज का पूरा चिट्ठा लिख के देंगे ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी आपको, कि क्यों उन्होंने आपको नहीं लिया। वो लोग आपको वन लाइनर दे के नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी से COE मिल जाता है तो आपके वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है। लेकिन अभी एक रिजेक्शन मैंने देखा था, एक रिजेक्शन आया है, और उसका रीज़न पता है क्या था? SOP। गाइज, एम्बेसी में ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है ना, फाइनेंशियल्स हो गया, एकेडमिक्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी चेक कर रही है, लेकिन जो SOP है ना, वो एम्बेसी चेक कर रही है। जब एम्बेसी ऑफिसर आपकी फाइल खोलेगा ना पोर्टल पे, तो वो सबसे पहले कोई और डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी SOP खोलेगा। अगर उसमें उसे घपलाबाजी मिली, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली, या उसे ऐसा फील हुआ कि ये तो पूरा कॉपी पेस्ट, नाम बदल के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, गाइज वीज़ा नहीं मिलेगा। SOP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी लेवल पे। तो वो बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी होती है, उसको गो थ्रू करो, उसमें चेंजेस करो, उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाओ गाइज, उसको प्रॉपर पढ़ो। और मुझे SOP की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, नेक्स्ट वीडियो SOP की ही आने वाली है, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी वो वीडियो, क्योंकि बहुत बच्चों के मुझे DMs आ रहे हैं कि SOP बताइए। उस वीडियो में मैं अपनी खुद की SOP डालूंगी, तो आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, जॉब मार्केट। तो गाइज, अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बंद था, राइट? तो सारा जो क्राउड है वो भाग गया कनाडा, जिसकी वजह से बच्चों की सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, जॉब्स की डिमांड कम हो गई, क्योंकि पहले ही वहाँ लोग भरे पड़े हैं। तो उससे क्या हुआ गाइज, एक तो वेज रेट कम हो गया, ऊपर से बच्चे 1 से 2 महीने तक वेट कर रहे हैं कि जॉब मिल जाए, बट जॉब्स नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कह रही सब बच्चों को वेट करना होता है, बट ऐसा मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं जॉब मिलने में, क्योंकि जॉब्स की बहुत शॉर्टेज हो गई है। सेकेंड थिंग, वहाँ का वेदर आप सभी को पता है कि -20, -30, -40 तक रहता है जब स्नोफॉल होती है। तो गाइज, आउटडोर जॉब्स की बहुत ही कमी आ जाती है, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है जॉब्स मिलने में। अब बात करूं मैं वेज रेट की, ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम अनएक्सपीरियंस का सबसे कम वाला वेज रेट है ना, वो आपको $20 मिलेगा। और कनाडा का तो आप सभी को पता ही होगा गाइज, 20 तो उनका हाईएस्ट ही पहुंचता है टिल द टाइम यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 20 मिल जाएगा, 21 मिनिमम बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा में। अभी मैंने कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी जो कि मेलबर्न में ही है, और गाइज उनकी जाते ही विद इन अ वीक उनकी जॉब लग गई थी, मतलब विद इन अ वीक वो जाना स्टार्ट भी कर दिया था उन्होंने। और उनकी अनएक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, उनकी जो जॉब लगी है वो $28 पर आवर की लगी है। गाइज, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब मैं बात करूँ वर्किंग आवर्स की, कनाडा में आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हो पर वीक, और ऑस्ट्रेलिया में अभी 40 आवर्स कर दिया है। तो अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का वेज रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कनाडा, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है गाइज, वो भी कनाडा से ज़्यादा है। यानी कि आपके रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरीज होगी, आपके बाकी खर्चे हो गए, वो इन कंपैरिजन टू कनाडा वो भी ज़्यादा है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, वो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैंने आप सभी को मेंशन किया कि कनाडा में आपको कॉलेज मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो कनाडा में कॉलेज के लिए बोल रही हूँ मैं, जिसकी
गाइज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के सामने कॉलेज की एजुकेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टैंड्स वे बियॉन्ड कॉलेजेस, ठीक है। अब आपने ले लिया कनाडा के किसी कॉलेज में एडमिशन, वो भी डिप्लोमा में, ठीक है। अब कनाडा में जाती है 1 साल की फीस। अब लगा के चलो कि 1 साल की फीस होगी आपकी 10 से 12 लाख, ठीक है। 12 लाख आप यहाँ पे लगा के चलो, प्लस एक कंपल्सरी डिपॉजिट करना है 6-6.5 लाख का, जिसे आप बोलते हो GIC, ठीक है। वो कंपल्सरी है। तो 12 में 6 जोड़ दोगे, कितने हो गए? 18 लैक्स। प्लस आप टिकट करोगे गाइज, ऑस्ट्रेलिया की जो टिकट है वो मिनिमम, मैंने थाई एयरवेज की देखी थी, मिनिमम 26,000 की हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। कनाडा की आप फ्लाइट देखोगे 1 लाख, और अगर आपने बहुत ही जल्दी की टिकट करनी पड़ गई तो 1.5 लाख तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। 1.5 लाख की वो लगा के चलो। प्लस जब बच्चा जाता है तो कुछ शॉपिंग भी करता है, और कुछ लोगों को तो बहुत शौक होता है शॉपिंग करने का, और वो लाख रुपए लगा देते हैं, 1.5 लाख लगा देते हैं। तो गाइज ये आप पड़ गए 20 लाख तक। तो ये है आपकी इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू गो टू कनाडा। प्लस कंफर्म नहीं है कि वीज़ा आएगा या नहीं, क्योंकि आंख बंद करके रिजेक्शन दे देते हैं 1 लाइनर का। आप मुझे ये कह दोगे कि ये सब तो रिटर्न मिल जाता है। गाइज अगर GIC रिटर्न ले रहे हो, मान के चलो 70-80 हज़ार आपके कटेंगे ही कटेंगे। फीस वापस ले रहे हो, उसमें भी बहुत अमाउंट कट जाएगा। टिकट अगर रिफंडेबल भी करवा रहे हो, वो भी सारा रिफंड नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। खर्चा होता है, फिर एजेंट को जो आप पेमेंट दे रहे हो गाइज, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई रीज़न ऑफ चूजिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मेरा खर्चा गाइस 7.5 लाख रुपए हुआ है, इंक्लूडिंग मेरी फीस, इंक्लूडिंग मेरा OSHC, मेरी मेडिकल जो हुआ है, और प्लस वीज़ा की फ़ीस होती है, उस सबको लगा के भी मेरा 7.5 लाख बना है। कि कनाडा में आपको 1 साल की पेमेंट करनी होती है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको अगर यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो 6 महीने की पेमेंट करनी होती है। आप ट्राईमेस्टर की भी कर सकते हो। तो अब जो मेन मोटिव क्या होता है बच्चों का, कि भाई हम यहाँ से निकले, वहाँ जाके कमा लेंगे, अपनी फ़ीस खुद दे देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने सोची कि ठीक है, यहाँ से जितना कम से कम खर्चा करवा सकूँ अपने मॉम डैड का उतना ठीक है, वहाँ पे जाके अर्न कर लूँगी और अपनी फ़ीस खुद दे दूँगी। नेक्स्ट आता है गाइज वेदर। मेरा गला अभी यहीं पे पकड़ा हुआ है इतना। वहाँ पे वेदर है -20, -30, -40। तो कैसे ही सर्वाइवल होगा वहाँ पे इतनी ठंड में। आई नो हीटर्स होते हैं, लेकिन घर से बाहर भी तो निकलते हो आप। घर में बैठ के तो आप पढ़ाई नहीं होने वाली, घर में बैठ के तो आपकी नौकरी नहीं होने वाली। ऑल्सो वेदर की वजह से इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको बसेस का वेट करना पड़ेगा। उस -30 में आप ठिठुरते बस स्टॉप पे खड़े रहोगे और वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या होगा जाते कि भाई कार लेनी पड़ेगी ज़्यादा ठंड में, तो इट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा इन द सेंस इंडिया जैसा ही है, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं पड़ेगी हर टाइम, जॉब शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखे और मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर लिया। ऊपर से जैसे ही मैंने IELTS दिया और मेरा रिजल्ट आया, वैसे ही न्यूज़ आई कि ऑस्ट्रेलिया खुल गया है। तो आई वाज लाइक नो, मैं डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले रही, मैं कॉलेजेस में नहीं जा रही, मैं 20 लाख के नीचे नहीं आ रही। मैंने सीधा ऑस्ट्रेलिया का रास्ता पकड़ लिया और अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाए, लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जल्दी COE ले ली, उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर दिया। एक हफ्ते में मेरा वीज़ा आ गया। So guys, that's about this video. I think I've covered it all. Let me check. हाँ guys, एक और पॉइंट रह गया, बहुत फ़नी है बट आई रियली वांटेड टू मेंशन इट। कनाडा में ना कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे सारे इंडियंस हैं और आपको इंग्लिश बोलनी ही नहीं है, वहाँ पे हिंदी बोल के ही काम चल जाएगा, सब कुछ हिंदी बोल के ही हो जाएगा। तो गाइज़ मतलब ये मेरा मानना है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि वहाँ पे
मैं कुछ गेन करने जा रही हूँ, मैं अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाने जा रही हूँ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जा रही हूँ, ठीक है, अपनी टेक्निकल स्किल्स, बहुत सारी चीज़ों को हम इन्हेंस करने जाते हैं। और वो कब होता है? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखते हो। अब अगर आप कनाडा जा रहे हो, वहाँ पे इंडियंस मिल गए गाइज, वही अपना घर वाला माहौल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उससे निकलना नहीं चाहोगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, कोई भी उतनी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं आएगी। Again, this is my perception. This is also one of my reason of choosing Australia over Canada, guys. मेरा perception आप सबके perception से अलग हो सकता है, but I really wanted to tell you these things कि why I choose Australia over Canada. I think I've covered it all. कोई भी डाउट हो हमेशा की तरह कमेंट्स में लिख सकते हो। और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना arzu_gor__। कोई भी क्वेरी हो तो इस अकाउंट पे मैसेज करना। गाइज मैं कमेंट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इन कंपैरिजन टू इंस्टा, तो अगर कोई अर्जेंट क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख दिया करो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और नेक्स्ट वीडियो गाइज मेरी एसओपी पे है और एसओपी वाली वीडियो मैं 1 या 2 दिन में ही डालूंगी, सो स्टे ट्यून्ड, उसमें आपको मेरी एसओपी भी मिलेगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।